एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है, और सेमेस्टर 1 बीकॉम मारवाड़ी कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मैं जो पेपर पढ़ाने जा रहा हूं वो है बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ, जो आपका नेट में लीगल एस्पेक्ट्स के नाम से जाना जाता है और सेमेस्टर 1 में बिजनेस लॉ के नाम से जाना जाता है। पिछला क्लास मैंने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। शायद उम्मीद करता हूं कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। आज का जो क्लास है वो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि ये हमारा सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक में ये कराए जाते हैं। इज इट क्लियर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कुछ नहीं। देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है कुछ नहीं। रीजन क्या है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बोलता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलता है, ये एक तरह का इंप्लाइड की बातें करता है। इंप्लाइड की बातें करता है कहने का मतलब क्या है समझ लो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने आप में क्या बोलता है, दिस इज, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, दीज आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारा एक्चुअल में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। अब बोलोगे सर जब एक्चुअल में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इसके पीछे कुछ रीजन है, और ऐसा इसलिए बिकॉज पार्टीज टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज पार्टीज टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट do not have intention to enter into a contract, देखो ध्यान से समझोगे, मैंने यहां पे क्या बताया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो पार्टीज जुड़ते हैं, जो पार्टी यहां पे आते हैं, इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ने का। बात को समझोगे मैंने क्या बोला? द पार्टीज, because parties to a quasi contract do not have intention to enter into a contract। इसका कोई इंटेंशन नहीं होता, ये अपने आप जुड़ जाते हैं। कैसे मैं बताऊंगा, मैं एग्जांपल दूंगा इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं इसका। अच्छा, इसके पीछे रीजन होता है ऐसा क्यों? ड्यू टू ऑब्लिगेशन। किस लिए? तो ड्यू टू ऑब्लिगेशन बाय वन पार्टी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पार्टी जो है वन पार्टी टू अनदर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पे एक बंदे का ऑब्लिगेशंस आ जाता है। ड्यू टू ऑब्लिगेशंस बाय वन पार्टी टू अनदर, मतलब एक का ऑब्लिगेशन दूसरे के प्रति। तो इस वजह से जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ना इंटेंशन होता है, सिर्फ ऑब्लिगेशंस के वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो भैया ऑब्लिगेशंस क्या है, ये ऑब्लिगेशंस क्या है, ठीक है ना, वो देख लेता हूं कि व्हाट आर देयर ऑब्लिगेशंस। तो ऑब्लिगेशंस बोलता है, ध्यान से समझोगे, ऑब्लिगेशंस बोलता है एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे पार्टी को नुकसान होता है। वन पार्टी गेट्स बेनिफिट
एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ने का एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, द एक्सपेंसेस ऑफ अदर। कहने का मतलब एक बात बता दूं मैं, इसका ऑब्लिगेशंस ये है कि एक पार्टी के को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे पार्टी को नुकसान हो रहा है। एक बात बताना, क्या इन दी आईज ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से क्या आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल है कि एक को बेनिफिट दूसरे को नुकसान? भैया अगर हमने बार्टर सिस्टम भी देखा था तो बार्टर सिस्टम में भी क्या देखा था कि अगर हमको किसी को वाटर बोतल चाहिए तो मैं बदले में इसको क्या दे रहा हूं, कैलकुलेटर दे रहा हूं। मतलब एक को कैलकुलेटर मिला, दूसरे को वाटर बोतल मिला, तो दोनों को बेनिफिट हो रहे हैं। अगर एक को कुछ मैं पैसे दे रहा हूं तो बदले में उससे मैं कुछ गुड्स ले रहा हूं, तो वो दोनों को बेनिफिट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पे ऑब्लिगेशंस में एक पर्सन के द्वारा दूसरा पर्सन, कहने का मतलब वन पार्टी गेट्स बेनिफिट एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर। तो ये लॉ बोलता ही नहीं है, ऐसा लॉ बोलता ही नहीं। तो जब लॉ ये बात बोलता नहीं है तब फिर क्या? हाँ सुनना, इन दीज आइज ऑफ लॉ हम सीधा सा बात करेंगे इन दी आइज ऑफ लॉ। चलिए तो देखेंगे यहां पे इन दी आइज ऑफ लॉ, in the eyes of law, the person giving benefit, should get something। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने यहां पे क्या बताया, इन दी आइज ऑफ लॉ द पर्सन गिविंग बेनिफिट, जो पर्सन दे रहा है उसको कुछ ना कुछ चाहिए, ये तो लॉ बोलता है, ये लॉ बोलता है। ये बात कौन बोलता है? लॉ बोलता है। इन दी आइज ऑफ लॉ, अगर आप कुछ दे रहे हो तो बदले में आपको कुछ चाहिए। even though there was no express contract। तो जब ये आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तब फिर ये कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जा रहा है, तो इसी को हम लोग इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फिर ये किस रूल पे बेस्ड है? ये इसी के नीचे आप लिख लेना, थोड़ा बोर्ड कम है।
चलिए, तो मैंने यहां पे लिखा इवन दो देयर वाज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यही रीजन है कि इसका कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ अप्लाई करता है रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, या रूल्स, और रूल्स लिखो या प्रिंसिपल लिखो, बात एक ही चीज है, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी? तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी बोलता है नो वन शुड गेट, कोई भी पर्सन को कुछ नहीं मिलेगा इनरिच्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर। क्लियर है? जब तक आप दूसरे का एक्सपेंसेस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये बातें तो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ऊपर ऊपर पार हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर पार हुआ होगा कि सर आप क्या क्या लिख दिए, लेकिन आप फिर से मैं समझा देता हूं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पहली बात, दीज आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। रीजन क्यों है? बिकॉज parties to quasi contract do not have intention to enter into a contract. जो पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं इसका कोई इंटेंशन ही नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट होना। तो सर ऐसा क्यों हो जाता है कि वो इंटर हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? क्योंकि ड्यू टू ऑब्लिगेशंस ऑफ वन पार्टी टू अनदर पार्टी, एक पार्टी के प्रति दूसरे पार्टी का ऑब्लिगेशन, ठीक है, और वो ऑब्लिगेशंस क्या है? एक पार्टी को कुछ बेनिफिट मिलता है दूसरे के एक्सपेंसेस के वजह से। अब इसी में क्या है, इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन ये बात जो है आइज ऑफ लॉ में ऐसा नहीं लिख रखा है। आइज ऑफ लॉ में क्या लिख रखा है? लॉ बोलता है कि द पर्सन गिविंग बेनिफिट शुड गेट समथिंग। जब अगर आपको कुछ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट दे रहे हो, तो आपको कुछ मिलना भी चाहिए, ठीक है। इवन दो देयर वाज अ नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। देखो ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मेरे को थोड़ा सा प्लेज और बेलमेट के बारे में पढ़ाना था, बट ये चैप्टर बाद में है, मैं बस थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा बेलमेट का। चलिए, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि लॉ बोलता है रूल्स, कोई भी लॉ, भारत का कोई भी लॉ जो है यही बात बोलता है कि आप लॉ में क्या अप्लाई करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अप्लाई करेंगे या इक्वलिटी अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी क्या होता है? तो नो वन शुड गेट इनरिच्ड एट एक्सपेंसेस ऑफ अदर। इज इट क्लियर? नो वन शुड गेट इनरिच्ड एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें ये सारे को मैं बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो हमको कुछ समझ में आया नहीं। आप ऐसा करो, एक एग्जांपल दे दो। चलो मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं आपके साथ में, ताकि आपको अच्छे से चीज क्लियर हो जाए। सेक्शन 71, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप सभी लोग। सेक्शन 71 लॉस ऑफ। अब बोलोगे सर आपने सेक्शन 68 से 62 तक लिया, 72 तक लिख रखा, बीच में 71 क्यों आ गए? देखो क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बड़ा छोटे होते हैं, तो मैं कुछ लेंदी कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहा हूं। 71 है लॉस ऑफ फाइनर गुड्स, इसके बारे में बात करता है, फाइनर गुड्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 71 जो है वो फाइनर गुड्स के, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनर गुड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनर गुड्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनर गुड्स। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनर गुड्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट को देता है वो समझोगे लाइन बाय लाइन। मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। मिस्टर वर्मा जी एक पर्सन थे और इसकी वाइफ थी मिसेस वर्मा जी। मिसेस वर्मा जी, ध्यान से सुनना, मिस्टर वर्मा जी, मिसेस वर्मा जी,
दोनों ना बाजार गए। कहां गए? बाजार, मार्केट। अब ये मार्केट चले गए। मार्केट में क्या हुआ? लॉस्ट पर्स ऑफ मिसेस वर्मा जी। वर्मा जी का, मिसेस वर्मा जी का, इसकी वाइफ का पर्स जो है वो खो गया। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चा, जब ये वर्मा जी का पर्स जब है, मिसेस वर्मा जी, इसकी वाइफ का पर्स खोएगा, तो बताओ ये तो पूरे घर को आंधी तूफान बना लेगी कि मेरा पर्स खो गया ना। क्योंकि वही पर्स में क्या क्या रहते हैं बताओ? बोलते हो, बोलोगे सर कैसे कैसे बात करते हो, लेडीज का पर्स कौन चेक करता है? हाँ, कोई नहीं चेक करता है। तो उस पर्स में इसका जान बसता था। अब ये पर्स खो गया। ये पर्स जो है, एक और बंदा था, बड़ा सीधा साधा आदमी, और इसका नाम था शर्मा जी। इसका क्या नाम था? शर्मा जी। ध्यान से सुनना, ये शर्मा जी, ये शर्मा जी को ये लॉस्ट गुड्स जो है वो फाउंड किया, ये मिला इसको। अब बताना, जैसे इसने पर्स खोला, उसने देखा कि एक आधार कार्ड है, और आधार कार्ड में इसका एड्रेस लिखा हुआ है, वर्मा जी का, मिसेस वर्मा जी का। अब ये बड़ा सीधा आदमी, मैंने पहले भी बता रखा था, ये बहुत शरीफ आदमी है। ये सीधे चला गया वर्मा जी के घर और बोला क्या, देखो तेरी मिसेस का पर्स जो है बाजार में खोया था, वो मेरे को मिला, तुम रख लो इसको। वर्मा जी बोला क्या, लाओ पर्स दो, मेरा है, पर्स दो। अब शर्मा जी तो भैया पर्स देने के इंटेंशन से गया था ना, दे दिया पर्स। अब जैसे पर्स दिया, वर्मा जी ने बोला ठीक है, तूने पर्स दिया, मैंने मेरा पर्स रख लिया, अब तू जा, टाटा बाय बाय। बताना, क्या ये कॉन्सेप्ट जो है सही है? क्या ऐसा वर्मा जी को करना चाहिए था? तो आंसर इज नो। क्यों भाई? क्योंकि शर्मा जी तो एक तो शरीफ आदमी, शराफत से इसका पर्स भी लौटाया, और लौटाने के बाद बस इसने रख लिया और बोला टाटा बाय बाय, जाइए आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नहीं, एक बात बताना, क्या ये दोनों का कोई इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने का? पहला क्वेश्चन, क्या इंटेंशन था? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तो वो जो मैंने लिखाया था, अब चेक करते जाना, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच का? नो। दोनों के बीच का कोई इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने का? तो नहीं। लेकिन ऑब्लिगेशंस की वजह से, ड्यू टू ऑब्लिगेशंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है। बताना, एक्सपेंसेस किसका हुआ? शर्मा जी का। क्यों? मान लेते हो वर्मा जी जो है वो रांची का, वर्मा जी रांची का, और शर्मा, ये लोग घूमने गया था जमशेदपुर या बोकारो गया था, और वर्मा जी जो है वो बोकारो का। बताना, बोकारो से रांची आने के लिए शर्मा जी को कुछ खर्चे लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे? या फिर आप बोलोगे सर आकर के क्यों देगा, आजकल तो पार्सल का जमाना है, पार्सल कर दो। बेटा पार्सल क्या फ्री में होते हैं? पार्सल के लिए भी तो पैसे लगते हैं। कुछ भी कर लो, इसके तक वो गुड्स को, वो पर्स को पहुंचाने में शर्मा जी को एक्सपेंसेस लगेंगे। मेरे को एक बात बताना, जब ये एक्सपेंसेस लगेगा तो इसका एक्सपेंसेस हुआ, एक को एक्सपेंसेस, दूसरे को बेनिफिट। यही पॉइंट नंबर यहां पे मैंने लिखा था, इस जगह लिखा था। एक पर्सन को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को एक्सपेंसेस हो रहा है। क्या ऐसा लॉ बोलता है? तो नहीं, लॉ नहीं बोलता है ऐसा। लॉ क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बोलता है। मतलब इक्वलिटी की बात करो, भैया इसको भी कुछ मिलने चाहिए, इसको भी कुछ मिलने चाहिए। क्या दोनों के बीच में कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट था? क्या वर्मा जी ने ये बोला था कि जो मेरा पर्स लेकर के आएगा मैं उसको 10,000 रुपया इनाम दूंगा? क्या ऐसा कुछ बोला था? नहीं, कुछ नहीं ऐसा बोला था। तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यही आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताना, वर्मा जी जो है वो शर्मा जी को पेमेंट करेगा कि नहीं पर्स पहुंचाने का? तो आंसर इज यस, करेगा। तो कितना करेगा पेमेंट, ये क्वेश्चन है, कितना करेगा पेमेंट? तो भैया जितना शर्मा जी का एक्सपेंसेस लग रखा है उतना पेमेंट करेगा। इज इट क्लियर? उतना पेमेंट करेगा। मान लेते हो बोकारो से रांची आने जाने का खर्चा 500 रुपया,
प्लस इसका कुछ और भी खर्चा 500 रुपया, तो टोटल खर्चा कितना 1000 रुपया। तो वर्मा जी जो है हैज रेस्पॉन्सिबल टू पे शर्मा जी ऑफ ₹1000। कितना पैसा पेमेंट करेगा 1000 करेगा। लेकिन अब मजेदार बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये पर्स में मिसेस वाइफ का जो पर्स था, ये पर्स में पैसा ही था मात्र 400 रुपया, पैसा ही था 400 रुपया। कहावत है ना, जितने का बाबू नहीं उतने का झुनझुना। पैसा था कितने का 400, पहुंचाने में कितना खर्च लगा 1000 रुपया। क्या वर्मा जी इसको 1000 रुपया देगा? क्या वर्मा जी 1000 रुपया देगा? तो आंसर इज नो। तो सर इस केस में क्या होगा? इस केस में यह बोला जाता है, अगर शर्मा जी को ये गुड्स कहीं पे रास्ते में मिला और वो गुड्स का कीमत, ध्यान से मैं बता रहा हूं, गुड्स का कीमत जो इसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है, उसका कीमत इसके एक्सपेंसेस से 2/3, कितना 2/3 से अगर ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उस केस में शर्मा जी के पास, मतलब फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर मतलब कौन? शर्मा जी। फाइंडर ऑफ द गुड्स के पास ये पावर होता है कि वो गुड्स को रीसेल कर ले, बात को समझ में आया मैंने क्या बोला? वो गुड्स को क्या कर ले? रीसेल कर ले। इज इट क्लियर? तो ये हुआ आपका फाइंडर गुड्स का कॉन्सेप्ट सेक्शन 71 में। मतलब मैंने फिर से बोला, अगर ये गुड्स का कीमत जितना है उसका कीमत से, जैसे मान लेता हूं सहजता के लिए, ये गुड्स का कीमत जो है 600 है, ये गुड्स का कीमत 600 है, और पहुंचाने का खर्चा जो है वो 500 आ रहा है, 500 आ रहा है। बताना, पहुंचाने का खर्चा 500 जब आ रहा है तो क्या इसका 2/3 देखो, 2/3 कितना आ रहा है 400। 400 से ज्यादा खर्चा हो रहा है कि नहीं? पहुंचाने में हो रहा है, पहुंचाने में खर्चा। तो शर्मा जी के पास पावर है कि ये गुड्स को खुद रख ले और बेच दे और पैसा अपने पास रख ले। लॉ कुछ नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स का। देखो मैं डायग्राम तो बना दिया हूं, लेकिन थोड़ा गिचपिच हो गया है, लेकिन आप इसको 1 by 1 करके समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स का एक और कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। मान लेता हूं सपोज आपके पास कुछ वैसे गुड्स, एक तो गुड्स हो गया कि आपको, अगर आपने किसी का गुड्स पाया तो उसको बेचने का अधिकार कब है? जब उसका दाम जो है, उसको पहुंचाने का जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस 2/3 से ज्यादा आ रहा है तो आप उसको बेच दो, पैसे अपने पास रखो। दूसरा है, आप इसको कब बेचते हो? अगर गुड्स का नेचर पेरिसेबल है तो आप इसको बेच सकते हैं। लेकिन पेरिसेबल को बेचने के बाद जो भी पैसे रियलाइज होंगे, वो पैसे इसके ओरिजिनल मालिक को आपको पहुंचाने पड़ेंगे। फिर से अगेन वही बात, अब पहुंचाने में अगर खर्चा 2/3 से ज्यादा हो रहा है तो फिर रख लो, ठीक है, तब फिर रख लो। तो ये सारे केसेस होते हैं। अच्छा, फाइंडर गुड्स में एक और कहानी है। मेरे को एक बात बताना, बेलमेंट का कहानी। मैं फाइंडर गुड्स की बात तो बाद में करूंगा, मैं बेलमेंट की बात कर रहा हूं। बताना, सर वर्मा जी है, वर्मा जी प्लस शर्मा जी, ये दोनों पड़ोसी थे और दोस्त भी थे। शर्मा जी के पास हैविंग अ कार, शर्मा जी के पास एक कार है। क्या है बच्चा? कार है। शर्मा जी के पास एक कार है। अब ये कार जो है वर्मा जी जो है वो मांगा, ये डिमांड किया, क्या भैया मेरी वाइफ को ना घूमने जाने का मन है, मेरे पास कार है नहीं, मेरी वाइफ को घूमने जाने का मन है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि भैया वर्मा जी, मिसेस वर्मा जी, मैंने अभी बताया था एग्जांपल एक, मिसेस वर्मा जी एक बार अगर बोल दी कि चलो आज संडे, आज तो ऐसे भी कोइंसिडेंस है संडे ही है, अगर संडे को शर्मा जी ने वर्मा जी को, मिसेस वर्मा जी ने मिस्टर वर्मा जी को बोला कि चलो ऐसा करते हैं आज घूमने चलते हैं,
वर्मा जी ने बोला भाग्यवान मैं तेरा बात कब टाल सकता हूं, चलो घूमने। लेकिन क्या चीज से? बोला कार से। मेरे पास तो कार है नहीं। अरे तेरा दोस्त का है ना, पड़ोस का, पड़ोस से कार मांग लो। अब शर्मा जी के पास गया और बोला क्या कि भाई मेरी वाइफ को घूमने जाना है, दे दो कार। बताना वर्मा जी जो है कार दे दिया, सॉरी शर्मा जी ने वर्मा जी को कार दे दिया। अब कार को क्या ये 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलाएगा, या फिर ये कार को उस तरह से यूज करेगा जैसे इसका खुद का है? मेरे को एक बात बताओ, ये कार को किस तरह, ये कॉन्सेप्ट, ये एग्जांपल मैंने बेलमेंट का दिया, बेलमेंट में पढ़ाऊंगा, बेलमेंट में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बताना ये कार को किस तरह से यूज करेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये कार का केयर बिल्कुल वैसा करेगा जैसे इसका खुद का हो। मतलब फाइंडर गुड्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ये भी होता है कि अगर आपको कोई गुड्स मिल रहा है तो उस गुड्स का केयरिंग आप उस तरह से करिए जैसे वो गुड्स आपका हो। बात समझ में आ रही? जैसे वो गुड्स आपका हो। अच्छा, एक एग्जांपल थोड़ा सा और मैं देता हूं, क्यों? क्योंकि ये कार जो है वो ठीक है, वो शर्मा जी का था, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने उसको मिल गया आपको वो गुड्स, तो आप जो है एकदम 80, 150, 200 का स्पीड में रफ गाड़ी चलाएं। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अब देखो, अब मैं बात करता हूं फिर से वही शर्मा जी का, नहीं अब शर्मा जी छोड़ दो, अब मैं नाम लेता हूं चारूलाल, एक पर्सन जिसका नाम क्या चीज, चारूलाल। इज इट क्लियर? एक पर्सन, एक पर्सन मारूलाल, अलग अलग पर्सन है। मैं जानबूझ करके ऐसा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको नामांकन कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़, नाम में क्या रखा हुआ है। चारूलाल के पास ये ना बेटा फार्मर था। कौन था बताना? फार्मर था। ये फार्मर था, और फार्मर था तो इसके पास बहुत सारे काऊ थे। काऊ मतलब गाय थे, बहुत सारे गाय थे। अब ये गाय को चराने के लिए, आप समझते हो चराना मतलब वो जो खेत में जाकर के गाय को घास खिलाया जाता है, खुले में छोड़ दिया जाता है, एक चरवाहा होता है, नहीं वो कृष्ण जी, कृष्ण हमारे कृष्ण भगवान जो वो करते थे वो काम, तो यही काम करता था चारूलाल। इज इट क्लियर? अब इसी में इसके पास टोटल 50 गाय थे। टोटल कितने गाय थे? 50। एक दिन जब शाम में ये वापस आया तो इसके पास मात्र 49 ही गाय बचे। मतलब सीधा सा बात है, एक गाय जो है वो मिसिंग कर गया, मिसिंग हो गया, खो गई गाय ना। अब बेचारा ये चारूलाल परेशान। अब ये गाय जो है वो मारूलाल को मिल गया। ये गाय किसको मिला? मारूलाल को गाय मिला। तो क्या ये फाइंडर कहलाया? फाइंडर ऑफ द गुड्स? हाँ सर, फाइंडर ऑफ द गुड्स कहलाया। बताना मारूलाल क्या गाय में स्टिकर लगा हुआ है कि ये गाय फलाना का है? नहीं। पर्स में तो चलो आधार कार्ड था, लेकिन गाय में कोई स्टिकर लगा हुआ है? नहीं। अब ये खोज करके बेचारा परेशान, इसका असली मालिक को नहीं मिला असली मालिक। तो इसने क्या किया, इस गाय के लिए खटाल खोल दिया, घर बना दिया। इसने चारा खिलाया, क्योंकि भाई गाय तो भूखे नहीं ना मरेगी ना, तो गाय तो भूखे नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तो गाय जब भूखे नहीं रहेगी तो खटाल खोल दिया, चारा खिला रहा है। बताना इसका पर डे का एक्सपेंसेस गाय को पालने के लिए 500 का आ रहा है। पर डे का एक्सपेंसेस, पर डे का एक्सपेंसेस जो है वो कितने का आ रहा है? 500 का आ रहा है। आफ्टर 30 डेज, 30 दिन के बाद मारूलाल को चारूलाल मिल गया, और इसने बोला, बात में ही निकला कि देखो अब मेरे को एक गाय मिला था 30 दिन पहले, और पता नहीं किसका गाय था। ये आपस में दोनों बात कर रहा है
किसका गाय था? आज तक मेरे को इसका असली मालिक मिला ही नहीं। चारूलाल ने बोला अरे मैं तेरी को तो खोज रहा था, तुम कहां थे इतने दिन? वो मेरी गाय थी। अब बताना 30 दिन के बाद ये गाय मिला है, पर डे का 500 कॉस्ट है, तो मारूलाल जो है इससे ये पैसा रिकवर कर लेगा। कितना रिकवर करेगा? 500 मल्टीपल 30, कितना रिकवर करेगा? 15,000। और 15,000 जो है चारूलाल जो है 15,000 देगा, पे करेगा, और उसके बाद मारूलाल जो है इसको वो रिटर्न कर देगा। क्या चीज का? ठीक है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इसमें मैं थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट लेकर के बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब ये गाय जो है ना वो दूध भी देती होगी कि नहीं? हो सकता है। एक्रिएशंस ऑफ द गुड्स, लॉस्ट गुड्स, एक्रिएशंस ऑफ द लॉस्ट गुड्स मतलब जो लॉस्ट गुड्स है उससे कुछ एक्रिएशंस हो रहा है। एक्रिएशंस मतलब कुछ बेनिफिट हो रहे हैं, कुछ फायदे हो रहे हैं। अब दूध बेच करके इसको 1,000 रुपये डेली का इनकम हो रहा था। बताना खर्चा इसने कितना किया था? 500। और मिल्क बेच करके इसको कितने का इनकम हुआ? 1,000 इनकम हुआ। तो अब क्या ये 1,000 मारूलाल अपने पॉकेट में रखेगा? नहीं, मारूलाल जो है 1,000 का भागीदारी नहीं है, क्योंकि 1,000 किसका है? चारूलाल का है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है सर, तो ऐसा करते हैं 15,000। फिर ये मारूलाल जो इसको गाय भी देगा, साथ में 15,000 भी देगा। क्यों? क्योंकि 1,000 30 दिन का 30,000, 15,000 इसका खर्चा पालने का, तो 15,000 काट करके बाकी ये रिटर्न कर देगा, गाय को भी और 15,000 को। इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान इस गुड से, इस काऊ से काफ निकले बेटा। काफ मतलब बछड़ा। तो जब काफ निकला, बछड़ा हुआ इसकी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेटी हुई, हाँ, गाय की। अब मेरे को एक बात बताना, मारूलाल क्या बोल रहा है चारूलाल को? भैया तूने तो मेरे को गाय दिया था ना, एक ही गाय था तेरे पास, अब वो 10 बच्चा दे, 1 बच्चा दे, वो मेरा हुआ। क्या ये संभव है? तो नहीं। लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीगेशन होता है तो वो उसका ओरिजिनल मालिक का होता है। मतलब अगर गाय ने बछड़ा भी दिया तो वो बछड़ा ये नहीं रखेगा, ये नहीं बोलेगा कि भैया तेरा तो सिर्फ गाय था, गाय का बछड़ा तो वो बाद में हुआ, वो तो मेरा हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका ओरिजिनेशन जो है वो लॉस्ट गुड्स से हो रहा है। इज इट क्लियर? तो हमें लगता है आपको लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स तो कंफर्म समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके आगे और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। ये सेक्शन 71 था। तो चलिए अब मैं इसके अलावे भी कुछ सेक्शन की बातें करता हूं, ध्यान से समझोगे। अब छोटे छोटे सेक्शन है, बहुत बड़े बड़े सेक्शन नहीं है। चलिए, तो अब जो है इसके अलावे ये तो आपका सेक्शन 71 मैंने क्लियर करा दिया। अब मैं थोड़ी सी बातें करता हूं सेक्शन 68 से लेकर के, जो छोटे छोटे सेक्शन है। सेक्शन 68 मैंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो सेक्शन 68 बोलता है क्लेम फॉर necessary supplied to a person incapable of contracting or on his account के बारे में। ये है लंबा टॉपिक, लंबा हेडलाइन, लेकिन लंबा हेडलाइन के साथ साथ ये है बहुत बड़ा कुछ नहीं। देखो क्या है? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ
कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब जैसे मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी एग्जांपल दे रखा था। ये पर्सन का नाम राजू, ये पर्सन का नाम क्या चीज, राजू। राजू जो है एक पर्सन है यहां पे, हाँ एक पर्सन है, मान लेता हूं सपोज मोहन। अब मोहन जो है ना ये लुनेटिक्स है। मोहन क्या है बच्चा, तो मोहन जो है लुनेटिक्स है। अब लुनेटिक्स है तो राजू ने इसको सप्लाई किया, सप्लाई किया, सप्लाईज ना, क्या चीज, सप्लाई, नेसेसरी, नेसेसरी, सुटेबल, सुटेबल गुड्स टू हिज कंडीशंस ऑफ लाइफ। इसको बचाने, मतलब कुछ ऐसे गुड्स जो है ट्रांसफर किया है, ऐसे गुड्स इसको ट्रांसफर किया जो इसका जीवन रक्षक गुड्स होते हैं ना। कौन से गुड्स होते हैं, मैं हिंदी से लिख देता हूं, जीवन रक्षक गुड्स, जैसे दवा, पानी ना, खाना, भोजन, कपड़े, ये सब। बताना मोहन तो पागल था, क्या ये कैपेबल था कि कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सके, तो नहीं, ये इनकैपेबल, ये इनकैपेबल है। तो राजू जो है, क्या इसका इंटेंशन था दोनों का कॉन्ट्रैक्ट करना, नहीं, राजू का एक्सपेंसेस हुआ, फिर से वही पहला डेफिनेशन, राजू का एक्सपेंसेस हुआ, मोहन को बेनिफिट हुआ। लेकिन लॉ तो ये नहीं बोलता है, लॉ क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। तो जब प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है तो इसका कहने का मतलब राजू के पास राइट है, राजू के पास राइट है। राइट क्या है, रिकवर करेगा गुड्स, क्या करेगा बताना, रिकवर करेगा गुड्स, रिकवर अमाउंट फ्रॉम, रिकवर अमाउंट फ्रॉम मोहन्स प्रॉपर्टी, मोहन्स के प्रॉपर्टी से ये पैसा रिकवर कर सकता है जितना पैसा लगा है। अब मान लेते हो कि ये मोहन जो है ये पूरा करोड़पति आदमी, करोड़पति आदमी है। अब ये क्या सोच रहा है, कोई ऐसा मैं दवा दे दूं, ऐसा मेडिसिन दे दूं कि मोहन हमेशा के लिए, हाँ समझ गए आप लोग इशारा से। तो बताना क्या उसके बाद क्या इसका प्रॉपर्टी का मालिक ही हो जाएगा, नहीं, फिर वहां पे सीपीसी एक्ट के जगह सीआरपीसी एक्ट आ जाएगा। देखो एक्ट होता है एक सीपीसी और एक होता है सीआरपीसी, दोनों में अंतर है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, सिविल प्रोसीड्यूर, ठीक है ना। तो ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट जब एप्लीकेबल होगा ना तो आपका पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी ये सब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप इसका जान माल हानि नुकसान करा रहे हैं। समझ में आ रही बातें, चलिए तो ये बातें तो क्लियर। 68 खत्म, 68 खत्म। अब मैं बताता हूं 69 की बातें। सेक्शन 69, ये छोटा छोटा सेक्शन है, ये बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन नहीं है। रिम्बर्समेंट of person, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। इसका भी एग्जाम्पल लेकर के समझ लो, ये लिख लो, मैं इसका भी एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं। ये हेडलाइन है,
चलिए ये लिखेंगे फटाफट। चलिए बच्चा ध्यान से सुनना, ये तो आपके साथ भी ये घटना घट चुका होगा, यकीन मानो ये घटना सभी के साथ घटता है। मान लेता हूं सहजता के लिए, ये आप एक पर्सन, हाँ ये एक पर्सन, इसका नाम है जमींदार, नाम ही है देखो जमींदार। कौन है ये जमींदार है, ठीक ना। अब ये जमींदार का ये लैंड था, ये क्या था, लैंड था। ये लैंड को इसने लीज में दे रखा है, लीज में दे रखा है, और लीज में दे रखा है तो ये पर्सन का नाम मान लेता हूं प्यारेलाल। प्यारेलाल नाम से बेचारा एकदम सीधा साधा आदमी लग रहा है, प्यारेलाल। प्यारेलाल के पास ये जमीन को ये प्यारेलाल होल्ड करता था, और कुछ काम उम कर रहा होगा, खेती बाड़ी XYZ जो भी करना होगा कर रहा होगा। मजेदार बात क्या था, जमींदार ने पिछला लास्ट 5 ईयर से ही विल नॉट पे रेवेन्यू, ये रेवेन्यू पैसा नहीं दिया था टू गवर्नमेंट। किसको, गवर्नमेंट को, सरकार को। पता है जमीन जिसका होता है उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो सरकार को पैसा नहीं दिया था। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट देखो मैं छोटा सा एक फोटो बना दे रहा हूं यहां पे, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट जो है वो ये जमीन को आया और सीज कर दिया, करने आया। सीज मतलब क्या, जमीन में एक कब्जा, एक खुट्टा गाड़ दिया और लिख दिया क्या, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी, ठीक ना। एंड या तो इस टाइप से लिख दिया कि सीज कर लिया गया ये प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं करे जाएंगे, या धारा 144 लगा दिया गया है। धारा 144 मतलब क्या, उस जमीन में 4 से 5 आदमी से ज्यादा एक बार इकट्ठे नहीं होंगे। तो भैया जब एक बार उस जमीन में 4 से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कहने का मतलब सीधा सा है, वो जमीन में आपको किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करने हैं। इससे नुकसान किसका, प्यारेलाल का। क्यों, क्योंकि ये किसका है, प्यारेलाल का है। अब जमींदार क्योंकि यूएस में रहता था, कहां रहता था जमींदार, स्टे इन यूएस। अब प्यारेलाल इसको कांटेक्ट करने का कोशिश किया, जब ये गवर्नमेंट इसका जमीन को सील करने आया था, तब प्यारेलाल जमींदार को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो जब कांटेक्ट नहीं कर पाया तो ये अपने मन से क्या बोला गवर्नमेंट को, भैया ऐसा करो ना, 5 साल का कितना ड्यू अमाउंट होता है, तो इसने बोला 5 साल का 5 लाख रुपया ड्यू अमाउंट होता है। तो प्यारेलाल ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं 5 लाख रुपया जमींदार के बदले, क्योंकि वो पैसा किसका था, जमींदार का था, जमींदार के बदले मैं तेरे को दे देता हूं, तुम जाओ टाटा बाय बाय करो, ठीक है। बताना प्यारेलाल ने सीज होने से ये प्रॉपर्टी को बचा लिया और 5 लाख रुपया किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट वापस चला गया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट, जब इससे जमींदार से प्यारेलाल का कॉन्टैक्ट हुआ, जब संपर्क हुआ, तो प्यारेलाल ने सारा कहानी जमींदार को बता दिया। जमींदार बड़ा खुश, बोला कि अरे ठीक क्या तूने यार, तूने मेरा जमीन बिकने से बचा दिया, लो 5 लाख रुपया तुम लो। ये बात करेगा कि नहीं करेगा जमींदार, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन किसका था, जमींदार का था। वही से लिखा है रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन। रिम्बर्समेंट मतलब क्या, पहले पैसा तुम लगाओ बाद में मैं दूंगा। पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, मतलब ये इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड था। ये पैसा जमींदार का था और ये पैसा किसने दिया, प्यारेलाल ने दिया। तो जमींदार ने प्यारेलाल को रिम्बर्स किया। इज इट क्लियर। ऐसे ही आपके साथ, मैंने क्यों बोला आपके साथ ये घटना घटा होगा। कभी कभी जब हम लोग कहीं जाते हैं कोई फ्लैट में रहने या फिर कुछ, तो बिजली जो है विभाग वाला बिजली काट देता है। क्यों, क्योंकि उस मकान मालिक का पिछला 10 साल से बिजली ड्यू है, तो मैंने उस बिजली का पेमेंट कर दिया, तो बाद में फिर वो रेंट से कट जाता है ना। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैंने बोला था ये घटना सबके साथ घटता है। सेक्शन 69 भी खत्म। देखो सिर्फ लॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स का ही कॉन्सेप्ट लंबा था, वो लंबा कॉन्सेप्ट।
सेक्शन 70 आज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा लंबा चलेगा क्लास। सेक्शन 70 जो है ऑब्लिगेशन ऑफ person enjoying benefit of non gratuitous एक्ट। चलो इसको लिख लेंगे सेक्शन 70 में, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सेक्शन 70 भी लिखेंगे फटाफट। चलिए मान लेता हूं सहजता के लिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली मैं जब बेलमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं अगेन फिर से बेलमेंट की बात कर रहा हूं। मैं बेलमेंट में दो तरह की बातें करूंगा, ग्रेटेशियस और नॉन ग्रेटेशियस। मैं क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सीधा सा बात है, दो पर्सन है, ये राम और ये श्याम है ना। ये कौन? श्याम। देखो राम जो है ना श्याम का विजिट किया, विजिट टू श्याम होम्स, ये इसका घर था। कौन गया? श्याम गया। तो सॉरी राम गया। राम किसके घर गया? श्याम के पास। और श्याम, राम ने ये घड़ी पहन रखा था, ये घड़ी गलती से इसने खोला और वो हैंड वॉश करने के टाइम खोल दिया और ये फिर वहीं पे भूल करके आ गया। मतलब बताना ये वॉच जो है गलती से लीव वॉच टू श्याम हाउस। किसके घर में? तो श्याम हाउस के घर में, बाय मिस्टेक, जानबूझ करके नहीं, गलती से। अब श्याम जो है ये वॉच को अपना समझ के या अपना जैसा यूज कर रहा है, वॉच को यूज कर रहा है। तो बताना श्याम हैज लायबल टू पे राम और नॉट, क्योंकि ये गुड्स को अपने जैसा। तो ये आपका श्याम जो है इसके बदले में राम को क्या देगा? कैश देगा या फिर कंसीडरेशन देगा, या फिर क्या देगा? कंसीडरेशन देगा। एक लाइन में कैश मत लिखना, कंसीडरेशन लिख लेना, कैश मत लिखना। कंसीडरेशन ऑन बिहाफ ऑफ यूजिंग वॉच। जो वॉच जो उसके घर में छूट गया था गलती से, वो इसने यूज कर लिया, तो उसका क्या देगा? कंसीडरेशन देगा। वही चीज, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट। क्या ये बेनिफिट इंजॉय कर रहा था कि नहीं? नॉन ग्रेटेशियस मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं। क्या ये बिना ये पैसे से लेन देन हुआ था? नहीं। तो जहां पे पैसे आ जाए वहां पे ग्रेटेशियस, ना जहां पे पैसे। ये मैं और भी कुछ और कॉन्सेप्ट है। एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा बताना भूल गया था। सेक्शन 71 में अगर आपको कोई गुड्स किसी का मिलता है तो उसको आपको यूज भी नहीं करना है, और यूज तब करना है जब उसका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस 2/3 से ज्यादा हो ना। चलिए सेक्शन 71 तो खत्म कर ही दिया था, सेक्शन 70 भी खत्म कर दिया। लास्ट है आपका सेक्शन 72। लास्ट है आपका सेक्शन 72। सेक्शन 72 बोलता है liability of persons to whom money is paid, or thing delivered by mistake।
बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्सियन और बाय अंडर कॉर्सियन, ये बातें करता है सेक्शन 72। चलिए फटाफट सेक्शन 72 भी लिखेंगे। देखो ये सेक्शन क्या बोलता है समझ लो। मान लेते सपोज 3% ले लेता हूं मैं। पहला राम, दूसरा श्याम और तीसरा, देखो थोड़ा दूर में मैंने बनाया है, मोहन। कौन है बच्चा? मोहन। तो ध्यान से समझोगे, मोहन ने कोई जमाने में श्याम और राम को 5,000 रुपया पैसे दिया था उधार में। 5,000 पैसा जो है उधार दिया था। किसने दिया था उधार? मोहन ने दिया था। किसको दिया था? राम और श्याम को दिया था। तो जब राम और श्याम को देगा तो बताना ये लोग जॉइंटली जो है, जॉइंटली और ₹5,000 टू मोहन, हाँ कि नहीं? जॉइंटली ये लोग को देने का ड्यूटी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। अब जब देने की बारी आई तो श्याम ने हाथ खड़े कर दिए। देखो मैंने हाथ भी बना दिया। श्याम ने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा जान भी मार लोगे तो पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं। बताना राम बेचारा क्या किया? पूरा का पूरा 5,000 जो है अकेले दे दिया, पेड किया। रुपीस कितने का? 5,000। किसके बिहाफ में? पूरा का पूरा जॉइंटली जो पैसा ये लोग ऑन करता था वो पूरा अकेले किसने दिया? राम ने दिया। किसको दिया? मोहन को दिया। तो अब बताना 2,500 का ऑब्लिगेशन जो है श्याम के प्रति राम का बना कि नहीं बना? 2,500 ये देगा कि नहीं देगा? तो 2,500 देगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो, क्या ये दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं। क्या इंटेंशन था? नहीं। सिर्फ ऑब्लिगेशंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो ये लायबिलिटी ऑफ पर्संस टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्सियन। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी आपका सेक्शन 72 में आते हैं। कोई डाउट है यहां तक? तो अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। क्लास अगर अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करेंगे और लाइक बटन प्रेस कर लेंगे अगर आपको सारा चीज समझ में आ गया हो तो। मैं नेक्स्ट क्लास जो है रिसर्च एप्टीट्यूड्स का क्लास अपलोड करूंगा क्योंकि वो भी यूजीसी नेट का पेपर है। तो आज ही मैं शाम को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।